हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हम प्रैक्टिस टेस्ट का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं और इनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम इन प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इन प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक को रिवाइज करेंगे। इसके बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा डीप होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बेसिक्स डिस्कस नहीं कर रखे हैं क्लास 10th के अंदर, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिक्स लेंथी हो सकते हैं लेकिन इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। इसलिए बेसिक्स को ध्यान से समझें ताकि आपको पूरे चैप्टर को समझने में और इसके एडिशनल क्वेश्चंस करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं, किसी भी डेटा को जब रिकॉर्ड करा जाता है, अगर आपने कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू करा तो उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी तरीके हो सकते हैं, मैंने यहाँ दो तरीके मेंशन कर रखे हैं, बल्कि तीन तरीके मेंशन कर रखे हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, इसे रॉ डेटा भी कहते हैं। आपने डेटा को लिखते चले गए नाम के साथ कि जैसे मैथ्स में किसी के कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने, इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने, सोशल साइंस में कितने। आपने एक स्टूडेंट के सारे मार्क्स को लिख लिया, ये रॉ डेटा है। आपने यहाँ पर कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मार्क्स पूछे, आपने सारे मार्क्स लिख लिए, इसको इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जाता है। जब डेटा का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, छोटे डेटा के साइज़ के लिए, कि आप अकेले अकेले डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटा का साइज़ जब बढ़ता है, मान लो एक क्लास में अब स्टूडेंट्स की संख्या जो है अब कम नहीं है, ज़्यादा हो गई है, और हम एक सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट कर रहे हैं। हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया और पाया कि कुछ बच्चों के, दो बच्चों के मार्क्स 2 आए हैं, एक बच्चे के 4 आए हैं, 3 बच्चे के 5 आए हैं, 2 बच्चे के 7 आए हैं और 5 बच्चों के 9 मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं डेटा का साइज जब बढ़ता है तो डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, मैं मार्क्स लिखूंगा, उस बच्चे के नाम नहीं लिखूंगा, उस बच्चे का सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने मैंने सीधे मार्क्स लिखे और बता दिए कितने बच्चे के कितने मार्क्स आए। एफ आई यहाँ रिपीटेशन दिखा रहा है, ठीक है, कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है। एक्स आई दिखा रहा है कौन सी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा मार्क्स एक ऑब्जर्वेशन है, एफ आई जो है कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्या है, इसमें हम क्लास इंटरवल और एफ आई बनाते हैं। क्लास इंटरवल क्या होती है, जिसमें हमें साइज़ दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी कि जिन बच्चों के 20 से कम मार्क्स आए, मैं मार्क्स लेकर चल रहा हूँ या एक ही एग्जाम्पल लेकर चलूँगा जिससे ज़्यादा कनेक्ट हो। 50 नंबर का टेस्ट हुआ, 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 हैं, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे 1 है, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 हैं, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 हैं और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे 7 हैं। ये स्टूडेंट्स हमें, मतलब कि ये मार्क्स इन बच्चों के आए हैं, ये हमें दिया हुआ है। 0 से 10 का मतलब है कि 0 से ज़्यादा आए होंगे, 10 से कम आए होंगे, ठीक है। अगर 10 आए होंगे तो वो अगली वाली क्लास में शामिल हो गया होगा, 20 आए होंगे तो अगली में, 30 आए होंगे तो अगली में, 40 आए होंगे तो अगली में, 50 आए होंगे तो इसी क्लास में उस मार्क्स को शामिल करा गया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस टाइप का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज में, जब डेटा बड़ा हो। हालांकि यहाँ पे मैंने छोटा डेटा ले रखा है, पर मान लो जब डेटा बहुत लार्ज होगा और बहुत सारे बच्चों के सिमिलर मार्क्स नहीं आ रहे तो हम क्लास फॉर्म कर लेते हैं। क्लास के अगर हम टुकड़े करें, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, फोर्थ क्लास इंटरवल, फिफ्थ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अगर हम टुकड़े करें तो स्टार्टिंग में जो पहले वाली जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं इनको कहा जाता है लोअर लिमिट, और बाद वाली लिमिट्स लिखी हैं इनको अपर लिमिट्स कहा जाता है। ये बड़ी भी नज़र भी आ रहा होगा, इन्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहा जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को 20 में से 10 घटाओ 10 आएगा, 10 में से 0 घटाओ 10 आएगा, तो इसे कहा जाता है हाइट। अगर अपर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट को घटा दूं, इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है या विथ ऑफ द क्लास कहलाता है। जैसे इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 10 हमें यहाँ पर हाइट या विथ नज़र आ रही है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, क्लास मार्क या मिड वैल्यू किसे कहते हैं, अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दें। जैसे अगर आपने यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ा, 10 आने वाला है, 0 प्लस 10 करने के बाद आपका 10 आएगा, और जो भी आंसर है उसे 2 से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आया उसे कहते हैं हम क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। ऐसे ही अगर आप 10 और 20 को जोड़ दें और जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, तो 30 को 2 से डिवाइड करने पे 15 ना, इसको क्लास मार्क कहा जाएगा या मिड वैल्यू कहा जाएगा। इसको हम एक्स आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या गई, यहाँ एक्स दे नहीं रखा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगी। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाइट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा दें, मतलब क्या है, अगर एक मैंने टेस्ट लिया उसमें एक बच्चे के 0 मार्क्स आते हैं और एक बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं,
तो 100 और 0 का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है रेंज, यानी कि 100 और 0 का डिफरेंस 100 ही आने वाला है। मान लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स एक बच्चे के आते हैं 97 और लोएस्ट मार्क्स आते हैं एक बच्चे के 20। अगर हाईएस्ट मार्क्स 97 है और लोएस्ट मार्क्स 20 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा रेंज कहलाएगा, इसे कहेंगे हम रेंज। तो जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उनके डिफरेंस को हम रेंज ऑफ डेटा कह देते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आगे मूव करते हैं। अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, मैं बता चुका हूँ, इसे एफ आई से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी तो समझ आया, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ओके, इसे कहेंगे हम इकट्ठा करना किसी चीज़ को, उसको कह देते हैं हम क्यूमुलेट करना। ठीक है, एक्यूमुलेट होता है, ऐसे क्यूमुलेट है। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो अगर फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर लिया जाए, इकट्ठा कैसे करा जाएगा फ्रीक्वेंसी को, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे देखो, मैंने 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, 10 से 20 वाली, 20 से 30 वाली, 30 से 40 वाली, 40 से 50 वाली फ्रीक्वेंसियाँ लिख रखी है। अगर मैं कहूँ 0 से ज़्यादा, ये मार्क्स हैं, हर सारे एग्जाम्पल एक ही सिचुएशन में फिट होने वाले हैं मेरे, और वो है मार्क्स। तो अगर 0 से ज़्यादा की मैं बात करता हूँ तो 0 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे क्या सारे नहीं हैं, जितने भी बच्चे हैं जिस सबके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं, इन सभी को जोड़ने के बाद आपको 15 नज़र आएगा। तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से ज़्यादा मार्क्स आए। इसको कहते हैं मोर देन 0 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 15। एक बात नोटिस करो, जब मैंने कहा मोर देन 0 तो क्या मैंने सारी फ्रिक्वेंसी को नहीं जोड़ा, इकट्ठा नहीं करा, क्या सभी को इकट्ठा करा, तो इन्हें कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, सी एफ। ऐसे ही मोर देन 10 कहता हूँ मैं, जब मोर देन 10 कहता हूँ तो लेस देन 10 वाला शामिल नहीं होगा, 2 वहाँ पर शामिल नहीं होगा। तो टोटल 15 था, उसमें से 2 को हटा दो, 13। अगर मैं कहता हूँ मोर देन 20 तो मोर देन 20 में ये 3 शामिल नहीं होंगे, टोटल 15 था, 15 में से 3 घटा दो, 12 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मोर देन 30 कहता हूँ, अगर मैं, तो अगर मोर देन 30 कहता हूँ तो हमारा यहाँ पर अगर मैं मोर देन 20 कहता हूँ, 20 मिस हो गया ना यहाँ पर, अगर मैं मोर देन 20 कहता हूँ तो ये तीनों शामिल हो जाएंगे, मोर देन 30 कहता हूँ तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे, और मोर देन 40 कहता हूँ तो सिर्फ एक ही बचेगा। तो हमें इकट्ठा कैसे कैसे करना है, 0 से ज़्यादा कहा तो सबको इकट्ठा करना है, 10 से ज़्यादा कहा तो इन 4 को इकट्ठा करना है, 20 से ज़्यादा कहा तो इन 3 को इकट्ठा करना है, 30 से ज़्यादा कहा तो इन दोनों को इकट्ठा करना है, 40 से ज़्यादा कहा तो सिर्फ 7 आ जाएगा। इसे कहते हैं मोर देन सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एक होती है लेस देन सी एफ। लेस देन सी एफ की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी ये मैं बताऊंगा, लेकिन मोर देन वाला केस क्या होता है, अगर एग्जाम में मोर देन वाला केस दे रखा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है सिचुएशन, सी आई और एफ आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेस देन दे रखा है तब भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और ये दे रखा है तो कभी कभी में इसे बनाने की ज़रूरत पड़ती है लेस देन वाले की, और वो पड़ती है हमें मीडियन निकालने के लिए, उसकी हम बात करेंगे आगे। लेस देन 50, 50 से कम तो सारे ही हैं, 50 से कम तो इन सब बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, तो ये आ गए 15। ओके, अगर आपसे कहा जाए 50 से कम में तो सारे आ जाएंगे, अगर कहा जाए 10, अगर कहा जाता 40 से कम, 40 से कम में क्या आते, सिर्फ इतने आते ही। अगर कहा जाता 30 से कम, 30 से कम में सिर्फ ये आ जाते। अगर कहा जाता 20 से कम, 20 से कम में सिर्फ 2 ही आते। और कहा जाता 10 से कम तो 10 से कम में सिर्फ एक ही आता। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 10 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 2। 20 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, इनको ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा। और 30 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, तो इस तरीके से भी इसको फॉर्म करा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर लेस देन में मैंने यहाँ पर क्या करा है, लेस देन में 50 से लेस देन बात करिए। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 10 से लेस देन 2 है, मतलब इसको हम जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिसेंडिंग नज़र आ रहा है, इसको असेंडिंग में भी लिख सकते हैं। यानी कि लेस देन 10 पहले लिख सकते थे, फिर लेस देन 20, फिर लेस देन 30, फिर लेस देन 40, फिर लेस देन 50। और उसमें क्या होगा, सिर्फ लेस वाले शामिल होंगे। 10 से लेस में सिर्फ 2 हैं, 20 से लेस में दोनों ही आएंगे, 20 से लेस में 10 से लेस वाला भी तो शामिल हो जाएगा। 0 से 10 भी 20 से लेस है, और 10 से 20 तो 20 से लेस है ही, तो 3 हो जाती है, नज़र आ रहा है। 30 से लेस में 10 से 20 वाले भी शामिल होंगे और 0 से 10 वाले भी शामिल होंगे, यानी कि तीनों शामिल होंगे, यानी कितने आ जाएगा ये, 6। और 40 से लेस में 30 से 40 भी शामिल होगा, 20 से 30 भी होगा, 10 से 20 भी होगा, और 0 से 10 भी होगा, ये सारे शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रखा है, हमारा असेंडिंग काम आएगा। आगे देखते हैं। अब हमें 3 सेंट्रल वैल्यूज़ पढ़नी है, 3 सेंट्रल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है।
3 सेंट्रल वैल्यूज़ में, वैल्यूज सेंट्रल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, जो एक डेटा को रिप्रेजेंट करेंगी, उन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। उन 3 सेंट्रल वैल्यूज़ में पहला है हमारा मीन। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसे हम मीन कह देते हैं। अब एवरेज क्या है? एवरेज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बराबर बराबर बांटना। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ये मार्क्स लाए हैं बच्चे 50 में से। अब मैंने कहा एवरेज मार्क्स बताओ कितने आएंगे, हर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने आएंगे। तो मैं अगर इन सबका सम करूँ कितना आएगा? अगर सम करके बताएं 150 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अगर मैं 150 के 5 हिस्से कर दूं तो 30-30 आता है या नहीं आता? आता है। अगर मैं हर किसी बच्चे के मार्क्स उनसे छीन लूँ और कहूँ अब सबको 30-30 मार्क्स मिलेंगे, क्या इनका आंसर अलग आ रहा है जुड़ने के बाद? नहीं, सेम आ रहा है। इसी को एवरेज कहा जाता है। एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो सारी ऑब्जर्वेशन की जगह लिख दी जाए तो सम करने पे वही आंसर आएगा जो पहले सम आ रहा था सबका। इसलिए से कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है जो हमने यहाँ करा? सबको जोड़ा, सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 थी हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग गया मीन का फॉर्मूला। तो मीन जनरली अगर आप देखेंगे तो मीन का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम को दिखाने के लिए हम सिग्मा का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन को दिखाने के लिए हम एक्सआई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सम को दिखाने के लिए तो सिग्मा का यूज़ करेंगे करेंगे। सम का मतलब एफ आई एक्स आई भी होता है। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? ये डिस्क्रीट सीरीज में अभी हमने यहाँ डिस्कस करा था। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं दोबारा से, यहाँ पे तो एक्स आई का सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला जाएगा। लेकिन इस वाले केस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर एफ आई एक्स आई बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा उसे बोला जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यूस सीरीज में अगर हम देखें तो जब इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे, पहले जो भी एक्स आई इसकी आएगी निकाल लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे फिर एफ आई से, और जो आंसर आएगा, जो सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कराया, जोड़ने के बाद जो यहाँ आंसर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसे बोलते हैं हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये तो समझ आ रहा होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बोला किसे जाता है? फॉर्मूला यही है हर किसी में। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बदलेगा सीरीज के हिसाब से। डेटा अगर इंडिविजुअल सीरीज में तो ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट में तो सिग्मा एफ आई एक्स आई रहेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो एन हो सकता है, जैसे यहाँ मैंने कहा था ना 1, 2, 3, 4, 5, 5 था तो एन बराबर 5 था। लेकिन कभी कभी एफ आई गिवन होता है, कितनी बार रिपीट कर रही है कोई ऑब्जर्वेशन, तो एफ आई को जोड़ने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता लगती है। तो इसका ये जनरल सा फॉर्मूला है, आपको नजर आ रहा होगा। अब एक चीज़ और, मीन निकालने के 3 मेथड है। एक मेथड तो डायरेक्ट है, सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये आपको इससे समझ आ रहा होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा। या फिर अगर हमें डेटा इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन कर सकते हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला मीन का ही रहेगा। आगे देखते हैं। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक मीन को एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि एक संख्या मीन रहेगी। ये कौन सी संख्या मानी जाती है? जनरली हम एक्स आई की कोई वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से, या तो 5 को मान लेंगे, या 4 को, या 2 को, या 9 को, किसी को भी मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं। इसके अलावा भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि मीन क्या रहेगा, और फिर उसे जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ दिया जाता है? सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड, इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई में जोड़ दिया जाता है। इसके बारे में तो आपको पता है, सिग्मा एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी का सम। आपको किसके बारे में नहीं पता? डी आई के बारे में। डी आई एक्स आई और ए की हेल्प से निकलता है। देखो ए तो है एज्यूम जिसको आपने मीन मान लिया, डी आई मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब अंतर। अंतर कैसे निकलेगा? एक्स आई में से ए घटाकर। अगर आप अगर आप हर एक्स आई में से किसी एक संख्या को माइनस कर दो, जैसे अगर मैंने इस एक्स आई में से माइनस कर दिया, मान लेते हैं 5 को। अब 2 में से 5 को माइनस करेंगे -3, 4 में से 5 को माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैंने हर एक्स आई में से क्या घटाया? 5। तो यहाँ जो रिजल्ट मिला ना, इसे कहते हैं हम डी आई। तो डी आई आपको समझ आया होगा क्या होता है? डी आई डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है एक्स आई का ए के साथ। तो अगर आपने डी आई निकाल लिया, उसकी एफ आई से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि इस डी आई की इस एफ आई से मल्टीप्लाई कर दी, उनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद किससे डिवाइड कर दिया? सिग्मा एफ आई से, और फिर जो भी आंसर आया उसको ए में ऐड कर दिया, आपको मीन मिल जाएगा। और सेम वही मिलेगा जो पिछले वाले मेथड से मिल रहा था।
ऐसी सबसे आसान कैलकुलेशन को बनाने वाला एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इन मेथड को बदलने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ओके, फॉर्मूला तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। स्टेप डेविएशन मेथड में देखो ए तो जुड़ रहा है, एज्यूम मीन तो जुड़ रहा है, बस चेंज कहाँ रहा है, यू आई की डी आई की जगह पर डेविएशन की जगह यू आई आ गया, यू आई और मल्टीप्लाई में एच आ गया। यहाँ पर कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं थी। अब यू आई का मतलब क्या है, यू आई का मतलब है अगर आपने डी आई को एच से डिवाइड कर दिया। एच क्या है आपको पहले ही बताया था मैंने, हाइट या विथ। जो यहाँ पे मैंने लिखा था इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट या फिर विथ ऑफ द क्लास। हाइट या विथ ऑफ द क्लास इसे कहा जाता है, यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ओके, तो अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं किसको, डी आई को, जो डेविएशन निकाला, तो हमारा यू आई आ जाएगा। यानी कि यहीं पे जहाँ हमने डी आई निकाला था, इसको अगर मैंने एक संख्या से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो नई चीज़ बनेगी वो हमारी यू आई हो जाती है। ओके, मेरे ख्याल से ये बात कनेक्ट कर रही होगी। तो यू आई आपको समझ आ गया कैसे निकलेगा। यू आई की एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ दो, इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एच कर दो, फिर जो आंसर है ए में जोड़ दो। इससे पता लग जाएगा आपको मीन, और सेम हर बार पता लगेगा। अब मैं हर किसी का एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं एग्जाम्पल दे देकर कराने लगा। फॉर्मूले कैसे बने इसको भी समझा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीका है। ओके, बट उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कनेक्ट कर पाए, कुछ बच्चे कनेक्ट कर पाए, तो आप इसे समझ पाएंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, एक बात आपको समझनी है। अगर मैंने कहा कुछ बच्चे हैं, उनने एक टेस्ट दिया, उनके मार्क्स यहाँ पे मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5, ये मार्क्स हैं। ये मैं समझ रहे हैं, काउंटिंग लिख रखी है मैंने। किसी के 1 मार्क्स आए, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। राम श्याम घनश्याम, नाम मान लें कुछ भी, उनने टेस्ट दिया और उनके ये मार्क्स आए हैं। ओके, इन सबको जोड़ने पे 15 आ रहा है। अगर सबके 4 मार्क्स ज़्यादा आए होते, 4 मार्क्स ज़्यादा, तो देखो 4 मार्क्स ज़्यादा आए होते, सब में 4 जोड़ दिया मैंने, 4 इसमें भी जोड़ा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 4 जोड़कर यहाँ लिख दिया। तो टोटल मार्क्स कितने आए होते सबके मिलाकर, 35 आए होते। अगर मैंने एक सम में से घटा दिया, एक सम में से घटा दी, देखो यहाँ से भी एक घटाया, यहाँ से भी एक घटाया, यहाँ से भी एक घटाया, सब में से एक घटाया, और फिर जोड़ा, तो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। सिग्मा एक्स आई मतलब जोड़ ही तो रहा हूँ मैं इनको। अगर मैंने सबका डबल कर दिया होता, ये डबल करा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डबल करा है मैंने, ठीक है, डबल करा है, तो देखो दो गुना कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये 2 का टेबल से आपको नजर आएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दिया, 0.5 आ जाएगा, इसे आधा आ जाएगा। ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। आता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, अगर मैंने इसका मीन निकाला, कितना आ रहा है, 3। अगर मैंने इसका मीन निकाला तो कितना आ रहा है, 7। अगर आप ध्यान से देखें, क्या ऐड हुआ है यहाँ पर, 4। यानी कि जब हर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर 4 ऐड करा गया, तो मीन कितना बढ़ गया, 4। अब यहाँ नोटिस करना, ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन में से एक घटाया गया, तो मीन भी कितना घट गया, 1। यहाँ देखो, अगर हर ऑब्जर्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करी गई, तो मीन भी कितना हो गया, डबल। और ऐसे यहाँ देखो, अगर हर ऑब्जर्वेशन में को 2 से डिवाइड करा गया, तो मीन पहले 3 था, अब मीन कितना आ रहा है, 3 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1.5 आएगा। यानी कि अगर डेटा में सेम चेंज किया जाए, तो उनके मीन में सेम चेंज होता है। अगर डेटा में से सेम संख्या घटाई जाएगी, तो सेम संख्या मीन में घट जाएगी। डेटा में सेम संख्या जोड़ी जाएगी, तो मीन में सेम संख्या जुड़ जाएगी। अगर डेटा में सेम संख्या मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो मीन सब में मतलब कि सबके मीन में सेम संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि मीन उतना ही टाइम्स ज़्यादा आएगा। ये बात समझ आ रही है। ये सिर्फ मीन पे लागू नहीं है, मीडियन पे भी लागू है, मोड पे भी लागू है। यानी कि जो चेंज पूरी सारे डेटा में आएगा, वो चेंज आपके मीन में भी आएगा, मीडियन में भी आएगा, मोड में भी आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने मीन का एग्जाम्पल दिए, आप मीडियन पर चेक कर सकते हैं, मोड पे से खुद चेक कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर ये फॉर्मूले ड्राइव हुए। अगर आप कनेक्ट कर पाए, कोशिश करें, मैं नहीं समझाने वाला इस वीडियो में, किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हमारा मोड आ जाता है। अब मोड क्या है, मोड होता है मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन आई उसे कह देते हैं हम मोड। ओके, अब ये पता करना भी बहुत आसान है। अगर इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, काउंट कर लो भाई, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, ये पता लग जाएगा कि हाँ वो मोड रहेगा। बड़ी संख्या नहीं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हुई है। ऐसे ही डिस्क्रीट दे रखा है, उसमें भी पता लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कॉन्टीन्यूस सीरीज में, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज में मोड का सिंबल जेड होता है, और जेड सिंबल से हम मोड को दिखाते हैं। तो मोड बराबर क्या होगा, एल प्लस
F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल पता है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल होती है। एल आपको पता है क्या होती है, एल होती है लोअर लिमिट। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। लेकिन लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। फिर मॉडल क्लास पता होना चाहिए। इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। अभी ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा जाता हूँ। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है अप्रोप्रिएट, यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है मोड का जो आपके सिलेबस में केस है। तो जब सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी आती है उसे कहते हैं F1, उसे क्या कह देते हैं F1। उसके ऊपर जो होता है उसे F0 कहते हैं, उससे नीचे जो होता है उसे F2 कहते हैं। यहाँ कुछ है नहीं, एग्जाम में जरूर आपको कुछ ना कुछ देगा, नहीं देगा तो फिर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये आपको केस बता, मतलब कि मैं सिर्फ F1 समझाना चाह रहा हूँ। F1 होती है सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर F0 होता है और उससे नीचे F2 होता है। F1 के सामने वाली जो क्लास होती है इसे कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है उसको L कहा जाता है। तो एल हम किसे कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जब हम इसका करेंगे जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में आएगा तब इस बात को समझेंगे। अभी इसको इतना ही लीव करते हैं। मीडियन का केस देख लेते हैं। इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसका सबसे लेंथी हुआ है क्योंकि इसमें हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी हैं, मेरे ख्याल से आपको बेनिफिशियल लगेगा। मीडियन मिडल टर्म ऑफ द डेटा होता है, डेटा के बीच वाली टर्म जो डेटा को दो हिस्सों में बांट दे, हाफ हाफ डिवाइड कर दे। ठीक है, मिडल वाली टर्म जो डेटा को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। देखो यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, मिडल टर्म। ठीक है, तो इसे निकालना कब होता है, लेकिन मिडल टर्म कब निकालनी होती है हमें, डेटा को अरेंज करने के बाद। या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, या तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लो, या डिसेंडिंग या घटते हुए क्रम में, तभी आप मीडियन निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। एनसीईआरटी की बुक में ना तो सीबीएसई ने मेंशन करा, बट ऐसा क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं पॉसिबली। ठीक है, लेकिन उन्हें मेंशन नहीं कर रखा। उन्होंने सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है ग्रुप डेटा आएगा, बट रिस्क नहीं लेना है आपको, ये डेटा भी देख कर जाना है। तो उसमें होता क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दे रखी है और केस है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में दो केस है, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला लगाना होता है n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म, और इससे आपको मीडियन पता लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 टर्म्स हैं टोटल, 5 में एक को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6, 5 और एक 3, 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। थर्ड टर्म जो है हमारी, वो हमारी मीडियन रहेगी। कौन सी, 1 2 3। तो मीडियन क्या रहेगा हमारा 4। थर्ड टर्म रहेगी, थर्ड मीडियन नहीं है, 3 मीडियन नहीं है, थर्ड टर्म मीडियन है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, गलती से मीडियन लिख दिया मैंने। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दे रखी होंगी तो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। जैसे 6 है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको पहले n/2 टर्म निकालनी होगी, यानी कि 6/2। उसके बाद प्लस, फिर n/2 यानी कि 6/2 प्लस 1 टर्म निकालनी पड़ेगी और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करोगे अगर आप तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ आ गई थर्ड टर्म। ओके, प्लस, और यहाँ देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 और 1 होता है 4, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, तो थर्ड टर्म यहाँ क्या है, 1 2 3, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4। तो अगर 4 और 5 को हम जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4.5, ये मीडियन हो गया। तो एक केस आपको ये आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट केस बचता है, लास्ट है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर इस केस में आपको मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आपको मीडियन क्लास निकालना होगा। इसमें मीडियन क्लास निकालने के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो कितनी है, और इसको निकालने का तरीका हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। ओके, ये एक्चुअल में एन जो है ना, एफ आई का सम है, सारी एफ आई को जोड़ दो, एन निकल जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, उसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास पता कर सकते हैं। क्वेश्चन में समझेंगे कैसे मीडियन क्लास पता करते हैं। और फिर जब मीडियन क्लास पता लग जाए तो आप मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मॉडल क्लास होती है ना, मैंने बताया था, ऐसे एक मीडियन क्लास भी होती है। अब मीडियन क्लास पता करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा जब प्रैक्टिस टेस्ट में कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से इसने प्रैक्टिस टेस्ट में कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है जिसमें मुझे मीडियन डायरेक्टली निकालना है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला केस दे रखा है। ओके, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये लोअर लिमिट है एल, n/2 तो यहीं से आ जाएगा। सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे और उसकी हेल्प से समझेंगे। चलो अब आ जाते हैं
अपने प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन पे। काफ़ी लेंथी इंट्रोडक्शन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यूज़फुल रहेगा अगर कोई इसे सीरियसली समझने की कोशिश करेगा या देखेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रखा है नेचुरल नंबर पहले 1 2 3 4 5 6 7। ये ना दो दो बार लिखकर मेहनत नहीं करनी, आपको मीन निकालना है ना। क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+, ये सभी को कर देना है। और किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सबको जोड़े, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 एंड 4 कितना होता है 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 6 21, 21 एंड 7 28, 28 8 एंड 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, और 55 को डिवाइड कर दे 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा। मैंने बताया ज़ीरो से कभी डिवाइड मत करो, डायरेक्ट जीरो जितने उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा लो। तो 5.5 आ गया मीन। इसने मीन ही कहा था तो हमने मीन कितना निकाल दिया, 5.5 निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ डेटा बताई थी मैंने क्या होती है, बताओ क्या होती है फिर। रेंज ऑफ डेटा बराबर होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज ऑफ डेटा होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है। हाईएस्ट देखो 14 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 61 हो सकती है, तो 61 है। हाईएस्ट कितनी है 61। माइनस क्या करना है, माइनस करना है लोएस्ट। लोएस्ट यहाँ पर 9 है, वो खुद ही ढूंढ लेनी है। तो इसको माइनस कर कर आ क्या रहा है 52। तो रेंज ऑफ डेटा क्या होनी चाहिए 52 होनी चाहिए, जो आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इन आ कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाला जो मैंने बताया था क्लास इंटर वाला। द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। मीडियन कितना दे रखा है उसका, मीडियन एम से दिखाते हैं, 24 है। और कहता है इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 2 देन फाइंड द न्यू मीडियन। अभी मैंने बताया अगर हर ऑब्जर्वेशन पर सेम चेंज किया जाए, अगर मल्टीप्लाई लिख देता ना, इसने कहा इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज करा है, 2 बढ़ा दिया है, तो न्यू मीडियन भी क्या आ जाएगा, न्यू मीडियन भी 2 बढ़ जाएगा। ये बात बताई थी मैंने, जितना ऑब्जर्वेशन में चेंज करेंगे उतना ही चेंज मीडियन मीन या मोड में आ जाता है। ये तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे आंसर लिखेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन काफ़ी आसान नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। इस रिलेशन को आपको याद ही रखना है, इसे एम्पेरिकल रिलेशन कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रिएट करके नहीं दिखा सकता, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि मोड बराबर यानी कि z बराबर थ्राइज ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइज ऑफ मीन होता है। और ये कंडीशन जहाँ भी फिट हो जाएगी वही रिलेशन है। कभी कभी वो ऐसे लिख देगा कि ट्वाइज ऑफ एक्स बराबर, मतलब कि ट्वाइज ऑफ मीन बराबर किसके हो जाएगा, थ्राइज ऑफ मीडियन माइनस मोड। या फिर कभी कभी कैसे लिख देगा, z प्लस ट्वाइज ऑफ मीन इक्वल टू थ्राइज ऑफ मीडियन। कैसे भी लिख दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको चेक कर लेना। इसने मोड ही दे रखा है, तो मोड में 3 मीडियन आना चाहिए। 3 मीडियन यहाँ भी नहीं है, स्टार्टिंग में यहीं है, सिर्फ 2 जगह दे रखा है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस। माइनस वाला केस रहेगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो मोड बराबर क्या है, मोड बराबर थ्राइज ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइज ऑफ मीन है। तो ये हमें आंसर दे रखा है। इसमें तो काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 को देखते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। कहता है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रखा है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें 42 दे रखा है। तो मीन दे रखा है 42। कितनी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है 10। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज डिक्रीज्ड बाय 12 देन फाइंड द न्यू मीन। आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए इसका, 2 मार्क्स का है हालांकि, लेकिन आंसर तो पता होना चाहिए। मीन भी हर ऑब्जर्वेशन में से 12 घटाया गया है, तो नई मतलब कि मीन में से भी कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा। मीन कितना आ गया 30 आ गया, लेकिन 2 मार्क्स में दे रखा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देते हैं, कैलकुलेशन की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रहती है टीचर की सीबीएसई में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैलकुलेशन भी करके देखें, वरना ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला बताया था मैंने,
सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है नहीं होता। इट इम्प्लाइज सिग्मा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एक्स बार इंटू एन। ये तो समझ आ रहा होगा, एक्स बार मीन मल्टीप्लाई बाय एन। तो हम निकालते हैं, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 42, प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 420। तो ये समेशन आ रहा है। न्यू सम क्या आ जाएगा, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो पुराना आ गया ना। न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम निकालें वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 420 में ऐड कर दूं, 12 ऐड करना है ना हर ऑब्जर्वेशन में, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 10, तो ये ऐड कर देना है 420 प्लस 120। ठीक है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, डिक्रीज करना है सॉरी। तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा 300। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। डिक्रीज करना, क्वेश्चन को बार बार रीड करते रहे करें, जहाँ गड़बड़ होती है, जैसे इंक्रीज डिक्रीज था, इंक्रीज मान लिया आपने, जैसे मैंने मान लिया था, तो गड़बड़ हो सकती है। तो न्यू सम तो पता लग गया, न्यू सिग्मा एक्स मतलब कि न्यू, ये गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा एक्स तो पता लग गया आपको, सिग्मा एक्स आई कितना आ रहा है 300 आ रहा है। न्यू मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू मीन निकालने के लिए न्यू सिग्मा एक्स आई को डिवाइड करेंगे, नंबर तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 300 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30। तो न्यू मीन बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें सारे आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन मैंने इसका लेंथ इसलिए बनाया ताकि आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाए, और जो बेसिक्स आपके एनसीईआरटी से नहीं हुए वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, कहता है द मीन ऑफ 10 नंबर इज 15। 10 नंबर्स का मीन कितना दे रखा है, 10 नंबर का मीन आपको 15 दे रखा है। तो मीन दे रखा है आपको 15, और एन बराबर कितना है आपका 10 है। डेट ऑफ अनदर 20 नंबर्स इज, अनदर 20 नंबर्स का मीन कितना दे रखा है, चलो इसे वाई मान लेते हैं। अनदर 20 नंबर का मीन कितना दे रखा है आपको, 20 नंबर का मीन 24 दे रखा है 24, और यहाँ पर एन है। ठीक है, ये एन एक्स हो गया और ये एन वाई हो गया, मान लेते हैं बराबर दे रखा है आपको 20। कहता है फाइंड द मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन, ऑल 30 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। मीन बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, या एन वाई लिख देते हैं। ओके, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 15, सिग्मा एक्स हमें निकालना है, एन वाई हमें दे रखा है 10। तो सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 की 15 से मल्टीप्लाई करा दो 150। यहाँ पे देखिए वाई बार बराबर क्या है, वाई बराबर होना चाहिए सिग्मा वाई अपॉन एन वाई। सिग्मा मतलब कि हमें मीन कितना दे रखा है 24, बराबर किसके आएगा सिग्मा वाई अपॉन 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो सिग्मा वाई बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो का जीरो आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। आप कहेंगे सर कर क्या रहे हो, ये तो समझाओ। देखो इसने जब दो मीन वाला केस दे रखा है और कहता है उनको कंबाइन कर कर, उन डेटा को कंबाइन कर कर नया मीन बताओ, तो डेटा को कंबाइंड करेंगे तो होगा क्या, हमें पता होना चाहिए पहले डेटा के टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन का सम कितना था, पहले डेटा की ऑब्जर्वेशन का सम कितना था, फिर हमें पता होना चाहिए दूसरे डेटा की ऑब्जर्वेशन का सम कितना था, और सम हम निकाल सकते हैं मीन वाले फॉर्मूले से, सिंपल वाले फॉर्मूले से, है ना। तो अब हमने अगर समेशन निकाल लिया, तो अब हमें क्या करना है टोटल सम निकालना है, टोटल ऑफ ईच डेटा। ठीक है, इसने क्या लिखा था क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। तो द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15, 10 नंबर्स का इधर का टोटल देखते हैं अब, और इसने पूछा क्या है 30 ऑब्जर्वेशन का मीन पूछा है। टोटल ऑफ ऑल दी नंबर्स, ऑल दी नंबर्स सारे नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 150 प्लस 480, ये आपको पता लग गया सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सारी 30 ऑब्जर्वेशन का आपको सम पता यहाँ पर लग जाएगा। कितना आएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 1 कैरी करा लेंगे, 1 और 5 1 और 4 कितना आ जाएगा, 1 और 4 आ जाएगा 5। ठीक है, और हमारा यहाँ पर हो गया टोटल ऑफ ऑल दी नंबर्स हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर मीन, मीन निकालना है। ठीक है, कंबाइंड मीन निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसने सिर्फ मीन लिख रखा है, तो मीन क्या हो जाएगा इक्वल टू
टोटल 530 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 30। सॉल्व करेंगे पता लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना है यहाँ पर। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा। 3 7 ज़ा 21, पॉइंट लगा देंगे। 6 डिवाइड हो जाएगा। क्या मैं करके दिखाऊँ क्या? अब मुझे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए डिवाइड करके दिखाने की, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, 3 लिख देंगे। 3 7 ज़ा 21, 2 बचेगा। पॉइंट लगाकर 0 लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा 6 बार में, फिर 2 बचेगा तो 6 6 6 7 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6 के बाद 7 आ रहा है तो इसे कर लेते हैं 7। तो न्यू मीन बराबर क्या आना चाहिए 17.67। देखो गलती कैलकुलेशन में हो सकती है मुझसे, तो आप जो है कैलकुलेशन को चेक करते हुए चले। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पर सही करा था, ये भी ठीक करा, क्या मैंने यहाँ पे ठीक करा था, ये भी ठीक करा, क्या मैंने एडिशन ठीक करी है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते रहे। जैसे देखो मेरे ख्याल से गड़बड़ यहाँ हो गई। अच्छा मैंने कैरी नहीं करा, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। 6 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। अब तो कैलकुलेशन आसान है, मैंने कैलकुलेशन को मुश्किल बना दिया। तो इस सिचुएशन से आपको डील करना है एग्ज़ाम में। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर मैंने गड़बड़ करी है। ओके, और चेक किस लिए करा जाता है, रीचेकिंग के का प्रोसेस ही किस लिए है, हमें टाइम क्यों बचाना है पेपर में, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। तो हमारा ये आंसर आना चाहिए मीन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे कहता है द माइलेज किलोमीटर पर लीटर ऑफ 50 कार्स ऑफ द सेम मॉडल। अच्छा आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी। तो कहता है द माइलेज ऑफ 50 कार्स ऑफ द सेम मॉडल वॉज टेस्टेड बाय अ मैन्युफैक्चरर एंड डिटेल्स आर टेबुलेटेड एज गिवन बिलो। यहाँ डिटेल्स लिखी हुई है, मीन ने पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है टेबल बना लेनी है। मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। टेबल कैसे बनानी है, सी आई दे रखा है, माइलेज दे रखा है, आप सी आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे माइलेज लिख सकते हैं। माइलेज का क्लास इंटरवल हमें दे रखा है। माइलेज क्या है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, ये हमें दे रखा है सी आई। एफ आई किसके दे रखा है, एफ आई नंबर ऑफ कार्स का मतलब एफ आई, ये है नंबर ऑफ कार्स। ओके, कितनी कितनी दे रखी है, 7, 12, 18, 13। अब कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं आप यहाँ, अब तो छोटी सी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट मेथड लगा लो। एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, 10 और 12 के बीच में क्या है 11, यहाँ 13, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ये डायरेक्ट देख लो ना, ये नज़र तो आ रहा है बीच में है क्या, कौन सी संख्या। अब करना क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, उसके लिए एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 का क्या होता है 77, 13 की 12 से करानी है मल्टीप्लाई, कितना होगा 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी कराएंगे, 12 1 ज़ा 12 और 3 15 हो जाएगा। 18 किससे कराओ, 15 8 ज़ा क्या होता है 120, 12 कैरी करा लो, 15 1 ज़ा 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15 और 12 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 27। ओके, कितना हो जाएगा 27। आगे देखते हैं, 13 की 17 से करानी है, तो 13 7 ज़ा क्या होता है 91, 9 कैरी करा लेंगे। 13 1 ज़ा 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। कैलकुलेशन चेक कर लेना, किसी से भी गड़बड़ हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, 7 और 6 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे। 1 और 7 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 7 कितना होता है 13 एंड 7 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी करा लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अगर सिग्मा एफ आई निकालूँ मैं तो कितना आएगा, निकाल सकते हैं आप, इनको ऐड करो 30 आ रहा है, इनको ऐड करो 20 आ रहा है, 20 और 30 कितना होता है 50। मैं तो रिलेट कर करके एडिशन कर ले रहा हूँ, आपको जैसे सूटेबल लग रहा है वैसे करें। मीन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सम कितना आया 7 to 40, डिवाइड कैसे करना है 50 से, 50 से डिवाइड मत करो, जीरो हटाकर पॉइंट लगा दो यहाँ, अब 5 से डिवाइड करना है।
72.4 को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 5 से डिवाइड करना तो आसान है। 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 2 लिख लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 4 बचेगा, 0 लगा लेंगे। 5 8 ज़ा, तो हमारा मीन डिवाइड करके ये संख्या आ कितनी रही है? यहाँ पर आ रही है 14.48, ये आ गया हमारा मीन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या कैलकुलेशन नज़र आ रही है सभी को? आ रही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा क्या है? इसने मीडियन पूछ लिया। मीडियन पूछा है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा वही चीज़ जो मैंने कही थी, CF वाली बात। तो यहाँ देखो, इसने जो भी दे रखा है ना डेटा, आपको आदत होनी चाहिए। लाइफ टाइम यानी कि क्लास इंटरवल। लाइफ टाइम मतलब आपको इसने क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल दे रखा है। ओके, CI देखिए, लिख लेता हूँ मैं। 2000 से 2040, मतलब 2400, 2400 से 2800, 2800 से 3200, 3200 से 3600, 3600 से 4000। तो यही हमें दे रखा है डेटा। इसके बाद तो डेटा दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। FI, नंबर ऑफ फैंस मतलब FI कितना दे रखा है? 5 15 20 23 और 17। क्या निकालना है यहाँ पर? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, CF निकालनी। CF कैसे निकालनी? 2400 से कम वाले कितने हैं? 5। 2800 से कम वाले ये दोनों होंगे, ये तो आएगा ही। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दो नहीं आएंगे। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? 20। 3200 से कम ये तीनों आएंगे, दो तो जुड़ चुके हैं, इसको और जोड़ लो, 40 आ जाएगा। और फिर देखो 3600 से कम में ये भी जुड़ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 600, मतलब कि 63 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 80 आ जाएगा। जो लास्ट में आता है ना, इसे कहते हैं एन। सबको जोड़ने के बाद CF से हमें पता लग गया एन। एन बराबर कितना है? 80। आपको निकालना क्या है? मीडियन क्लास पता करनी है। मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। n/2 टर्म निकालनी है आपको, यानी कि आपको 80 को 2 से डिवाइड करना है, 40 आ गया। 40th टर्म, 40 देखो डायरेक्टली 40 के अंदर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है हमेशा 40 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका लक है। ओके, तो 40 यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका लक है। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा यहाँ पर 40 मिले। तो 40 मिल गया, हो सकता है 40 से कम संख्या मिल रही है, तब भी यही वाला क्लास इंटरवल आता है। 20 से ज़्यादा वाली वैल्यू को लेना पड़ेगा आपको, यानी कि जो भी यहाँ पर आंसर आया तो नियरेस्ट लार्ज संख्या, ना कि नियरेस्ट क्लोज, नियरेस्ट लार्ज को लेना है, जो भी उससे नियरेस्ट लार्ज होगी। नियरेस्ट क्लोज नहीं देखना है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं, एक सिचुएशन बनाकर देता हूँ मैं आपको। यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ लिखा होता 53, यहाँ पे लिखा होता, मान लेते हैं कोई और संख्या लिखी होती, मान लेते 39 लिखा होता, और 40 आपका आ रहा है। इन दोनों में से किसे चूज करते? आप 53 को चूज करते, इसको नहीं चूज करते। नियरेस्ट क्लोज को चूज नहीं करते, हमेशा नियरेस्ट लार्ज को चूज करते। ये बात समझ आ रही है? इसकी हेल्प से हुआ क्या, यहाँ पर बॉक्स बनाया, मीडियन क्लास पता लगी। तो मीडियन कहाँ लाई करता है? मीडियन लाइस इन, कहाँ लाई करता है मीडियन? 2800 टू 3200, इनके बीच में मीडियन लाई करता है। मीडियन का फॉर्मूला है क्या? मीडियन इक्वल टू होता है L+N/2 माइनस CF अपॉन F। मैंने कहा था यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको क्या होता है CF, क्या होता है H, तो इसे जान लेते हैं। जहाँ L बराबर क्या रहेगा, देखिए L बराबर रहेगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि 2800। N/2 तो निकल चुका है। CF बराबर क्या रहेगा? CF वाली लाइन से ही रहेगा, लेकिन मीडियन क्लास के अंदर नहीं आएगा, उसके ऊपर होगा, ठीक है, ये होगा CF। तो CF इक्वल टू क्या माना जाएगा? 20। अब F क्या माना जाएगा? F माना जाएगा जो भी हमारा मीडियन क्लास है, यानी कि 20। और H क्या माना जाएगा? इनका डिफरेंस, हाइट। और H बराबर हमारा क्या दे रखा है? माइनस करेंगे तो 400 आएगा, माइनस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप 400 लिख सकते हैं। अब वैल्यू प्लेस करनी है बस, ओके, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को प्लेस करना। तो करके देखते हैं ज़रा। तो मीडियन बराबर L की वैल्यू 2800 है, प्लस N/2, N/2 यानी कि N की वैल्यू 80 थी,
और 80 थी तो 80 को 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं फॉर्मूले में, 80 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस का साइन है। सी एफ बराबर क्या आ रहा था, सी एफ बराबर अगर आप देखें, सी एफ बराबर यहाँ पर 20 आ रहा है हमारा, डिवाइड बाय एफ, एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी, यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको 20 थी, मल्टीप्लाई किससे करनी है, एच से, और एच कितना था हमारा 400। ओके, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है। आगे देखते हैं। 2800 जैसा है वैसे ही रहेगा, जीरो से जीरो कट रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 40 आ रहा है, डायरेक्ट 40 भी लिख सकते थे, -20 ब्रैकेट में लिखना है इसे, मल्टीप्लाई बाय 20 करना है। इसको घटा दो, घटाने के बाद क्या आएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 2800 प्लस क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 400, आंसर क्या आ गया आपका 3200। तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट आ रहा है, और इनके बीच में आता है हमेशा, या तो लीस्ट आ सकता है 2800, मैक्सिमम आ सकता है 3400, इनके हमेशा बीच में ही आपका मीडियन आएगा, या फिर ये दोनों वैल्यूज़ आ सकती है जो आपको यहाँ पर केस नज़र आ रहा होगा। ओके, और सब चेक करते रहेंगे, अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक होती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ सर यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। ओके, तो ये हो गया हमारा मीडियन जो इसने कहा था। इसने जो पूछा है ना वो ज़रूर बताओ। इसने पूछा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था मीन माइलेज, यहाँ उसने मीन नहीं पूछा था, मीन माइलेज पूछा था, तो एग्जाम में लिख कर जरूर आना। मीन माइलेज बराबर क्या है, मीन माइलेज बराबर 14.48, और किस में लिख कर आएंगे, किस में लिख कर आएंगे, मीन माइलेज पूछा था किलोमीटर पर लीटर में बताना है, तो किस में बताएंगे, किलोमीटर पर लीटर। ये जरूर बता कर आना, जो पूछा है उसको उसी फॉर्म में आंसर करेंगे। इसने पूछा है मीडियन नंबर ऑफ फैंस, तो यहाँ पर मीडियन नंबर ऑफ फैंस जरूर बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने जो पूछा है वो जरूर बताएंगे। इसने मीडियन नंबर ऑफ फैंस पूछा है और यहाँ पे माइलेज, मीन माइलेज पूछी थी, इसमें लापरवाही नहीं दिखानी है, और ये हो जाएगा 3200। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मोड वाला क्वेश्चन है और मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन कैसे करते हैं। टेबल बनानी है सबसे पहले, तो बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद करे कि क्वेश्चन क्या कह रखा है, इसने मोड का है ना, टेबल तो बनानी ही होती है, तो वहाँ टाइम बर्बाद क्यों करना। क्या पता आधा एक नंबर आपको टीचर टेबल बनाने के दे ही दे, ठीक है, आप फेल हो रहे हैं, पास करा दे आपको। चलो देखिए, तो इसमें टाइम बर्बाद किसी को नहीं करना, मैं लिखता जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से नोट करना है। फ्रिक्वेंसी 8, 10, x, 16, 12, 6 और 7, फ्रिक्वेंसी लिख ली। और मोड में तो आपको कुछ बनानी नहीं होती, टेबल, टेबल रेडी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये भी एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सबसे पहले देखना है इसमें दिया क्या है, मोड कितना दे रखा है, मोड आपको दे रखा है, मोड जिसको हम z से दिखाते हैं, मोड बराबर जिसको हम z से दिखाते हैं कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 36। यहाँ मोड पता लगाने के लिए आपको मैक्स सबसे बड़ी संख्या नहीं देखनी कि 16 सबसे बड़ी संख्या है, आपको यहाँ देखना पड़ेगा 36 लाए कहाँ करता है, 36 लाए कहाँ करता है, ठीक है। 36 जो मोड दे रखा है वो लाए कौन सी क्लास में करता है, इन दोनों के बीच में है, यहीं से तो मोड पता लगेगा, इनमें से कोई वैल्यू। तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। ध्यान रखना है जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी है तो वहाँ मोड दे रखा होगा, और मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास पता करने के लिए आपको इसका यूज़ करना है। ऐसे मीडियन दे रखा होता तो मीडियन क्लास पता करने के लिए इसका यूज़ करते, ना कि एन निकालने लग जाते। ओके, कुछ बच्चे करने लगते हैं ये काम। तो ये रहेगा हमारा F1, ये रहेगा F0, और ये रहेगा हमारा F2। सबसे बड़ी संख्या F1, उसके ऊपर F0, फिर उसके नीचे F2। तो हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं। F1 दे रखा है 16, F0 दे रखा है x, और जो हमसे पूछ भी रखा है। F2 बराबर क्या है 12, L बराबर क्या है लोअर लिमिट यानी कि 30, ठीक है। और यहाँ पर H बराबर क्या है, इनका डिफरेंस 10 रहेगा। यहाँ से एक बात पता लग रही है, मॉडल क्लास क्या रहेगी हमारी, उससे ही हमें पता लगा, ये मेंशन भी कर सकते हैं आप, मेंशन कर देना। मॉडल क्लास के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसकी मॉडल क्लास बताओ क्या है, डायरेक्ट दे देगा सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी नजर आएगी, मॉडल क्लास क्या, मॉडल क्लास क्या, मोड नहीं पूछ रहा, मॉडल क्लास पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाता है उसका। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आपको मोड मोड का फॉर्मूला याद हो चुका है, 1 में से 0 घटाना है, मतलब F1 में से F0 घटाना है, फिर 2F1 में से दोनों को घटाना है, 0 को भी घटाना है और 2 को भी घटाना है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, H से। ये हमारा फॉर्मूला है।
अब जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। z की वैल्यू क्या है 36, l की वैल्यू क्या है 30, f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है 16, f0 की वैल्यू निकालनी है, x है। 2 × 16 माइनस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 30 को इधर भेज दो माइनस में, करते हैं ज़रा। तो 36 नोट कर लिया करो जब भी लास्ट स्टेप हुआ करे, अगर समझ ना आए तो। 30 माइनस में आ जाएगा, बचता क्या है यहाँ ऊपर, ऊपर बचता है 16 माइनस एक्स, 16 - x, और उसके अलावा क्या बचता है यहाँ पर, अगर आप भी देखना चाहे देख सकते। 2 × 16 क्या आ जाएगा 32, 2 × 16 32 माइनस 2 × 16 आएगा 32 माइनस एक्स माइनस, और माइनस किसकी वैल्यू आ रही थी 12, माइनस आ रही थी 12, और मल्टीप्लाई में तो हमारा 10 है ही। तो अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा 6। अब देखें ऊपर तो माइनस हो नहीं रहा कुछ भी, ओके, मल्टीप्लाई में 10 हो रहा है, ये दोनों से होगी मल्टीप्लाई, कहीं एक से कर दो। 32 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 माइनस एक्स। आप क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसकी इधर करा लो, यहाँ तो कुछ है नहीं तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करा लेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस एक्स से इक्वल किसके आएगा 10 की 60, मतलब कि 16 से करा लो 160 आ जाएगा, 10 की एक्स से करा लो 10x आ जाएगा। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 से कराएं 120 आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई एक्स से कराएं तो 6x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ तो कुछ माइनस हो नहीं रही। अब एक्स वाली टर्म एक तरफ और नॉर्मल संख्या एक तरफ, यहाँ लिखते हैं -6x। बड़ी संख्या को इधर ले आते हैं, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, और इसको इधर ले आते हैं 120 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। माइनस करेंगे क्या आएगा 40, माइनस करेंगे क्या आएगा 10x में से 6x घटाने पड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 10, 10 नहीं सॉरी 4, मैं तो डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 10, और क्वेश्चन में पूछा क्या था x की वैल्यू पूछी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा था, अगर आप देखें क्या मुश्किल क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, इंट्रोडक्शन इसका लेंथी हो गया, लेकिन आप देखें बाकी सारी चीज़ें इसमें आसान है, क्वेश्चन आसान दे रखिए। अगले क्वेश्चन भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बना लेते हैं। टेबल में मार्क्स दे रखे, मार्क्स लिख लो यहाँ पर, क्लास इंटरवल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं फिर मार्क्स। तो मार्क्स कितने कितने दे रखे हैं, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, और 42 से 49, ये हमें मार्क्स दे रखे हैं। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ के बाद खा गया ये, नंबर ऑफ कुछ लिखा है नहीं, टोटल द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, डेटा दे रखा है, नंबर किसी चीज़ के दे रखे होंगे इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही दे रखे होंगे क्योंकि मार्क्स दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे 3, लिखेंगे x, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा y, फिर आएगा 16, और फिर आएगा 9। देखते रहें सभी, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ओके, लापरवाही कहीं नहीं होनी चाहिए। तो मार्क्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, यानी कि f हो गया, तो CF निकालना है। CF तो निकालना ही होता है, मीडियन दे रखा है, मीडियन वाला केस है। डेटा केस कौन सा है, x और y पूछ रहा है और दिया क्या है मीडियन, मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मीडियन दे रखा है हमें यहाँ पर 28। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ लाइन खींच दे रहा हूँ और जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। आप स्केल की हेल्प से लाइन खींचना, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने से ही मार्क्स अच्छे होंगे यहाँ पर कि आप लाइन एकदम सीधी सीधी खींचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितना प्रॉपर बनाएंगे, सफाई से बनाएंगे, लाइन एक्स्ट्रा नहीं होंगी, उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, देखिए हमें CF तो निकालना ही होता है। पहले क्या करते हैं 3 लिखते हैं, 7 से कम कितने 3, 14 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने रहेंगे, दोनों रहेंगे। 3 + x जोड़ नहीं सकते इन्हें, 3x मत लिख देना। क्या 3 + 2 और 3 × 2 बराबर होता है, जब ये बराबर नहीं होते तो ये बराबर कैसे हो सकते। तो आपको समझना है इसे, जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं हो सकते, तो ये नहीं करना है। अब इसमें इसे जोड़े तो आपको पता लगेगा 21 से कम, तो 7 में 3 को जोड़ दो 10 आ जाएगा +x। फिर क्या करना है 10 + x में 11 को जोड़ दो, 21 + x आ जाएगा। 21 + x में y को जोड़ दो तो y भी जुड़ जाएगा ऐसे ही। 21 में 16 को जोड़ दो,
37 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। 37 में 9 को जोड़ दो, तो 37 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये हमारी हो गई सी एफ। ओके, लास्ट वाली वैल्यू होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं लास्ट वाली वैल्यू को एन कहते हैं। ये टोटल नंबर होते हैं किसी स्टूडेंट्स की किसी भी चीज़ की, और इसने टोटल दे रखा है। अगर आप देखिए टोटल कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल को लिख देते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है मीडियन गिवन है, तो मीडियन क्लास पता लग जाएगी। मीडियन क्लास क्या रहेगी, मीडियन अगर 28 है तो कहाँ लाई करेगा ये, 28 तो यहीं लाई करेगा, नहीं यहाँ लाई करेगा 28। अभी कन्फ्यूजिंग वाला दे दिया इसने कि 28 यहाँ लेना चाहिए, यहाँ लेना चाहिए, लेकिन आपको पता है इसकी अपर लिमिट तो शामिल ही नहीं होती इसमें, तो यहाँ शामिल होगी। तो इसे हम मान लेंगे 28। क्या मान लेंगे इसे, 28 मान लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और 28 इसे मानना चाहिए हमें। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लेकिन हमारा आंसर 32 आ रहा था जब हमने यहाँ पर करा था, 3200 आ रहा था। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आ रहा था, ठीक है, लीस्ट नहीं आ रहा था। ट्राई करते हैं एक बार, जो होगा देखा जाएगा। नहीं आंसर आता है, मैच नहीं करता, तो ऊपर वाली संख्या को लेकर कर लेंगे। इसने एग्जैक्ट दे दिया मीडियन, ये एक गलत बात कर दी इसने, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मीडियन क्लास हमारी क्या रहेगी, 28 से 35 के बीच वाली रहेगी। तो करते हैं, देखिए मीडियन में n/2 क्या रहेगा हमारा, इसने वो तो दे रखा है 50। n बराबर क्या दे रखा है, लिख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको अगले पेज पे लिख रहा है। n बराबर क्या दे रखा है इसने, 50। ठीक है, मीडियन क्लास पता लग गई हमें। अगर हमें मीडियन क्लास पता लग गई तो हमें पता लग गया f क्या रहेगा, fi क्या रहने वाला है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर। fi रहने वाला है हमारा y। cf क्या रहने वाला है, सी एफ क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इसकी, तो ये सी एफ हो जाएगी। सी एफ क्या है, 21 प्लस एक्स, सी एफ है हमारा 21 प्लस एक्स। एच क्या रहेगा, एच हमारा इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, और डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो डिफरेंस 7 का है, तो एच आ गया हमारा 7 का। और चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या, हमें एल की ज़रूरत होती है, और एल हमारा 28 रहेगा, लोअर लिमिट। मीडियन बराबर इसने क्या दे रखा है, मीडियन बराबर होता क्या, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच, वैल्यू रखते हैं। मीडियन की वैल्यू कितनी है, 28 गिवन है, इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, 28 गिवन है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 तो निकालना पड़ेगा, 50 को 2 से डिवाइड करना है, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस एक्स डिवाइड बाय एफ की वैल्यू कितनी है, वाई, मल्टीप्लाई किससे करनी है, एच से, एच की वैल्यू कितनी है, 7। देखो 28 से तो 28 यहाँ से कट रहा है, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। और चलो पहले लिख लेते हैं, 50 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 25, ब्रैकेट ओपन करें तो -21 माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय वाई आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। वाई इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में से 21 को घटा लो, 4 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, ज़ीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वही सेम चीज़ आती है। माइनस के एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो एक्स बराबर आ रहा है 4। एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 4। अभी तो ए की वैल्यू पता लगी, हमें पता है 4 6 x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के टोटल नंबर है, जितनी बार भी फ्रिक्वेंसी रिपीट हुई है वो है टोटल। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4 आई है, प्लस वाई बराबर 50 आनी चाहिए। तो वाई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ भी 50 आएगा। वाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो वाई बराबर यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है, लेकिन ये तब आ रहा है जब हमने क्या करा, जब हमने यहाँ पर वाई को 0 माना है, और ये तो पॉसिबल केस ही नहीं है, यानी कि तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर y यहाँ पर 0 आ गया तो ये सिचुएशन नॉट डिफाइंड है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। y बराबर 0 यहाँ पर नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम एक काम करते हैं, मीडियन क्लास चेंज करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, हम मीडियन क्लास चेंज करते हैं। इफ़
मीडियन क्लास, अगर मीडियन क्लास हमारी क्या रहती है 28 to 35 ना रहकर ये ऊपर वाली रहती है 21 to 28, 21 to 28, तो देखते हैं क्या सिचुएशन आएगी, क्योंकि यहाँ 28 आ रहा है ना, दोनों में आ रहा था। ओके, वैसे इसमें शामिल नहीं करते तो लेना नहीं चाहिए था, बट हम लेकर कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ रही है। तो अगर हम इस सिचुएशन को सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर एल बराबर क्या रहेगा इस सिचुएशन में, लोअर लिमिट क्या रहेगी देखें ज़रा, लोअर लिमिट हमारी रहेगी यहाँ पर 21, लोअर लिमिट आ जाएगी 21, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, लोअर लिमिट आ गई हमारी 21। एन तो वही रहेगा जो था, ठीक है, n/2 तो वही रहेगा, 50/2 रहेगा, यानी कि 25 डायरेक्ट लिख लेंगे इस बार। एफ क्या रहेगा, अब एफ चेंज हो जाएगा, एफ हमारा रहेगा 11, एफ रहेगा 11, और सी एफ क्या रहेगा, सी एफ हमारा रहेगा, अब इससे ऊपर वाली संख्या रहेगी अगर मीडियन क्लास चेंज हो गई है, यानी कि 10+x रहेगा। एक बात ध्यान से सुन लेना, मैंने इसे कैंसिल क्यों करा है, ज़ीरो यहाँ पे आ रही थी वैल्यू, यहाँ पॉसिबल नहीं है ज़ीरो आना किसी भी फॉर्मूले में, डिवाइड में ज़ीरो, डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता कभी, इसलिए मैंने सिचुएशन को कैंसिल कर दिया। इसलिए हम दूसरा तरीका अप्ला रहे। मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है L+n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच, रखते हैं यहाँ 28 इक्वल टू 21 प्लस n/2 की वैल्यू 25 माइनस सी एफ की वैल्यू x प्लस मतलब 10+x, और फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे f से, f कितना है हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा 7। ओके, तो देखते हैं ज़रा, तो 21 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 21, ठीक है, 25 माइनस 10 माइनस x डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7, ये सिचुएशन रहेगी। यहाँ माइनस करेंगे तो 7 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैलकुलेशन को 7, पहले कॉपी कर लेते हैं पीछे जो भी स्टेप थे, और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। 25 में से 10 घटाकर 15 लिख सकते हैं, माइनस एक्स आएगा डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई बाई 7, 11 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 11 की मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करा लेते हैं, 15 माइनस एक्स रहेगा, तो आएगा क्या यहाँ 11, 15 माइनस प्लस में है या माइनस में आ जाएगा, तो 15 में से 11 घटाएंगे 15 माइनस 4 माइनस आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इससे इसके अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, क्योंकि 46 प्लस एक्स प्लस वाई, 46 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अगर हम देखें 46 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके है, इक्वल टू है हमारा 50, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई बराबर 50, यहाँ 50 आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 50, वाई बराबर क्या आ रहा है 50 माइनस 50 यानी कि 0, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू 0 ही आ रही है, और y की वैल्यू 0 आना पॉसिबल यहाँ पर है क्या इस केस में, अच्छा इस सिचुएशन में पॉसिबल है y की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर डेनोमीटर में 0 नहीं आ रहा, यानी कि हमारा पहले भी आंसर ठीक आया था और अब भी आंसर ठीक आया, यानी कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप किसी भी सिचुएशन से आंसर निकालेंगे दोनों से x और y की वैल्यू सेम आती है, ये बात हमें यहाँ पर पता भी लग गई, तो दोनों ही आंसर ठीक है। तो x बराबर रहना चाहिए 4 एंड y बराबर रहना चाहिए 0, हमने सिचुएशन गलत सेलेक्ट करी थी, इस वजह से वहाँ पर हमारा पॉसिबल नहीं आ रहा था। तो होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।